हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 22 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर नंबर 4 है। इससे पहले 3 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए, उन सभी चीज़ों को मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाऊँगा। और अगर आप उन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप भी आसानी से 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। रेलवे का लेवल 1 जिसे ग्रुप डी एग्ज़ाम कहते हैं, वो भी क्वालिफाई किया हुआ है। UPSSC जो उत्तर प्रदेश में एक आयोग करवाता है PET के नाम से, UPSSC PET, ये भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। और दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किए हुए हैं। इसका प्रूफ आप ये देख सकते हैं। मेरा नाम विशाल है। पेपर 1 में मेरे 117 मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस, ये सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। जो रेस्पॉन्स शीट होती है उसमें से ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो हमने रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आप बिना किसी चिंता के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। मतलब कि जो अध्यापक है वह दंड और पुरस्कार का प्रयोग करते हैं। तो दंड और पुरस्कार दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो गया। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, योगात्मक नेगेटिव वर्ड है और परीक्षा भी नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 ऑप्शन एक जैसे हो गए, ये तीनों ही गलत हैं। सेकंड ऑप्शन सही स्टेटमेंट है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वायगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भों में होता है। तो जो लेव वायगोस्की थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वायगोस्की के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? जो बच्चों का विकास होता है वह किसका परिणाम होता है? तो बच्चों का जो विकास है वह आनुवांशिकता और वातावरण के बीच की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। केवल आनुवांशिकता का नहीं, केवल आनुवांशिकता का नहीं, विद्यालय और शिक्षा का नहीं, केवल वातावरण का या केवल पर्यावरण भी कभी कभी ऑप्शन में आता है। केवल वातावरण का नहीं, केवल पर्यावरण का नहीं। जो बच्चे का जो विकास होता है वह आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देती है। तो मानक केवल नेगेटिव वर्ड हो गया, मानक नेगेटिव वर्ड हो गया। और एक ही तरह की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देती है, गलत है। तो देखिए इसमें कितने सारे नेगेटिव वर्ड है, केवल, मानक और एक ही तरह की भाषा के प्रयोग को, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती, तो ये भी गलत है। जो शिक्षक होता है उसे सभी बच्चों से अपेक्षा होती है, और लेकिन ऑप्शन में बोला गया है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती, तो ये हो गया गलत। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हैं या करती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा
सही। जो शिक्षक होते हैं वह सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का उपयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है पुरानी सोच, तो पुरानी सोच रखता है या रखती है, तो ये भी गलत है। जो शिक्षक होते हैं उन्हें किसी भी जाति समूह के बच्चों के प्रति किसी पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता या फिर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, यह कानून हाल ही में पारित किया गया है। जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम है इसमें हमें समान अवसर देने हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना है और पूर्ण भागीदारी उनकी सुनिश्चित करनी है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। तो केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। तो क्या केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाते हैं? ये भी नहीं होगा। केवल विद्यार्थियों का, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, यानी कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वह शिक्षण और सीखना किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं होती, किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये बात भी गलत है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, जरूरी है, अच्छी है। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे गलतियां करते हैं वह शिक्षक के लिए भी, शिक्षक को ही उनसे सीखने को मिलता है, बच्चे के बारे में समझने को मिलता है, और जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी शिक्षक को पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है, यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो यह उदाहरण विकास की अधोगामी दिशा की ओर संकेत करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर अधोगामी होगा? तो जब बच्चा हल्के कार्यों को करने से पहले भारी भरकम कार्यों को करना सीख जाता है तो इसको अधोगामी के अंतर्गत ही रखा जाता है। अधोगामी जो शब्द होता है उसे हम समीप दूराभिमुखी भी कह देते हैं। अधोगामी का अर्थ होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होना, और समीप दूराभिमुख और अधोगामी एक ही बात है, उसका अर्थ भी होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होना। तो जब हल्के कार्यों को करने से पहले बालक भारी कार्य करना सीख लेता है तो उसका अर्थ भी अधोगामी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर देखिए, बटन बंद करना, कलम पकड़ना हल्के कार्य हैं, जबकि गिलास और बोतल पकड़ना एक तरह से भारी कार्य है। तो वो भारी कार्यों को पहले करना सीख गया है बच्चा, तो ये अधोगामी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं, वर्तमान स्कीमा में क्या करते हैं? समाहित करने का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए, जब बच्चे अपने स्कीमा में चीज़ों को जोड़ते हैं तो इसको हम आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब बच्चे स्कीमा में चीज़ों को समाहित करते हैं या जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम आत्मसातकरण, लेकिन जब बच्चे अपने स्कीमा में परिवर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं समायोजन। जब स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है या फिर नया स्कीमा बनाया जाता है तो इसको हम समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइजेंस की जो दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो नैतिक विकास, जो हाइजेंस की दुविधा का जो सिद्धांत है इसका उदाहरण दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह ऑप्शन हो गया हमारा सही। कारण इसका संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी बिल्कुल
सही स्टेटमेंट है। जो संज्ञान में बच्चे के जो संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोनों ही जो कथन और कारण है दोनों ही सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। कारण, इसका जो तर्क है वो देखेंगे। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। तो देखिए हम एक ही वर्ड को पकड़ लेंगे, वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों में बटनों को एकत्र किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। वितरित करना और वर्गीकरण करना लगभग एक ही चीज़ है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? तो दोस्तों बच्चों के अंदर जो वर्गीकरण करने की क्षमता आती है, वर्गीकरण करने की क्षमता आती है और दोबारा वितरित करने की जो क्षमता आती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको आप ध्यान में कैसे रखेंगे? तो देखिए मूर्त का मतलब हम मान लेते हैं, ये केवल आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए। मूर्त का मतलब हम मान लेते हैं मूर्तियाँ, यानी कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ हैं। तो अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर नहीं करेंगे, बल्कि उन मूर्तियों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण कर देंगे, उनको बांट देंगे। एक जैसी मूर्तियों को अलग अलग समूह उनके बना देंगे। क्या करेंगे, मूर्तियों को हम वर्गीकृत कर देंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकती हैं कि वर्गीकृत करना, तो हम किसे वर्गीकृत करेंगे, मूर्तियों को। मूर्तियाँ मतलब मूर्त। तो ऑप्शंस में देख लेंगे कौन से ऑप्शन में मूर्त लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है मूर्त, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो जीन पियाजे हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने संज्ञानात्मक जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदी चालक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह देते हैं। दूसरी अवस्था है, ये हो गई पहली। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई दूसरी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई तीसरी। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है चौथी। जो इनमें से पहली अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी अवधि कितने वर्ष तक होती है, या फिर जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उनमें 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो दोस्तों जो प्राथमिक कारक होते हैं, जो बच्चे का परिवार और आस पड़ोस, जो बच्चे का परिवार होता है और आस पड़ोस होता है, ये दोनों ही प्राथमिक कारक होते हैं। और इनके अलावा जितनी भी ऑप्शन में चीज़ें दे रखी होंगी वो सभी द्वितीय कारक होते हैं। देखिए इसमें उसने क्या पूछा, प्राथमिक कारक नहीं है। तो देखिए परिवार प्राथमिक कारक होता है, आस पड़ोस भी प्राथमिक कारक होता है। अब रह गया क्या, समकक्षी। तो दोस्तों ये जो समकक्षी होता है इसको कभी कभी प्राथमिक कारक में भी शामिल कर लिया जाता है। तो समकक्षी वैसे तो द्वितीय कारक है, समकक्षी भी द्वितीय कारक है और सरकार भी द्वितीय कारक है। लेकिन इन दोनों में से ही जो सरकार है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग द्वितीय कारक है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि जो समकक्षी है वो भी प्राथमिक कारक नहीं होता है, द्वितीय कारक ही होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समकक्षी और सरकार दोनों ही प्राथमिक कारक नहीं है। लेकिन इन दोनों में से भी जो सरकार शब्द दिया रखा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सरकार बिल्कुल भी प्राथमिक कारक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तो देखिए पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। पारस्परिक जो शब्द है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रमबद्धता, ढालना, सामाजिक पृथक्कीकरण, पृथक्कीकरण तो नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। ढालना,
ये भी नहीं होगा। हमें बच्चों को डालना नहीं है किसी भी सिस्टम में, हमें बच्चों को फ्री रखना है, उनका जैसे मन करे वैसे वो चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो देखिए, वर्ष के अंत की परीक्षाएं नेगेटिव वर्ड है, केवल संज्ञानात्मक आयाम तो केवल नेगेटिव वर्ड है, ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, यानी केवल विषय वस्तु को पढ़ना, तो केवल और विषय वस्तु दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, तो रटना भी नेगेटिव वर्ड है, परीक्षण करना भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन पर दबाएंगे तो इस प्रकार की ये घंटी बनकर आएगी, और जब आप इस पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर क्लिक करके रखना है। इससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखिए, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी बच्चे ने जल्दी काम पूरा नहीं किया तो क्या हम उसको खेलने के सत्र में नहीं ले जाएंगे? तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। चाहे बच्चा काम पूरा करे या ना करे, अगर उनके खेलने का पीरियड है तो हमें उनको खेलने के लिए ले जाना पड़ेगा। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। तो सीखना एक पॉजिटिव वर्ड है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, यानी कि हम बच्चे को एक तरह से बच्चे से हम अपनापन जता रहे हैं कि देखो बच्चों, इस काम को करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस काम को करके क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी कराने का अच्छा माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है। तो हमें ये नहीं देखना कि कौन बच्चा प्रथम आया, कौन बच्चा सेकंड आया, कौन थर्ड आया। हमें सभी बच्चों को समान लेकर के चलना है। हमें उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में बांटना नहीं है। कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, तो कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, कौन नहीं है, ये काम भी हमें नहीं करना है। सभी बच्चे अपने आप में योग्य हैं, होशियार हैं, सभी बच्चे अच्छे हैं। हमें उनमें विभेदन अंतर नहीं करना है, उनमें भेदभाव नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारा मिलेंगे। तो ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले कार्य खत्म कर लेने से बच्चों के जो हमें बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे पहले कार्य खत्म कर लेंगे वही होशियार माने जाएंगे, और जो बच्चे बाद में कार्य खत्म करेंगे वे होशियार नहीं माने जाएंगे, या फिर वे योग्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए, दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों, केवल एक वर्ड पकड़ लेना है हमें, दूसरों। क्या? दूसरों। तो जब एक बालक दूसरों के बारे में पता लगा लेता है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और आशयों के बारे में पता लगा लेता है, उन्हें पहचान लेता है, तो यह अंतर व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अंतर या अंतरा एक ही बात है। कहीं कहीं अंतर व्यक्तिक लिखा हुआ आता है और कहीं कहीं अंतरा व्यक्तिक लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो देखो, दूसरों का मतलब एक तरह से 2 लोग हो गए, ठीक है, दूसरों। तो यहाँ बोला है अंतर। तो क्या हम एक चीज़ में अंतर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अंतर करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए, या फिर 2 बच्चे होने चाहिए। कोई भी 2 चीज़ें होनी चाहिए भाई। हम अंतर तभी तो कर पाएंगे जब हमारे पास कोई भी चीज़ 2 होंगी। तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है दूसरों, और अंतर करने के लिए हमें कितनों की ज़रूरत पड़ती है? 2। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये केवल याद रखने का तरीका है। इस तरह से आपको थोड़ा क्वेश्चन जब एग्जाम में आपके सामने आएगा तो आप याद आपको
याद रख सकते हैं। आपको याद आ जाएगा कि दूसरों के बारे में बच्चा पता लगा पा रहा है तो दूसरों के बारे में तो दो चीज़ों के लिए क्या अंतर करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? तो देखिए, लड़कों और लड़कियों में यहाँ क्या किया जा रहा है, लड़कों के लिए अलग प्रकार की योग्यता बताई जा रही है बैडमिंटन, और लड़कियों के लिए अलग तरह की प्रतियोगिता दी जा रही है, वो है संगीत। तो जब लड़कों और लड़कियों में अंतर किया जाए, उन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य बताए जाएँ, तो इसको हम जेंडर रूढ़िवादिता या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान, तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ एक शब्द पकड़ लेना है, वो है सहायता। जब शिक्षक के द्वारा बच्चे की सहायता की जाती है तो इसको हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है पाठ। और ये जो पाठ है, यह लेव एक मनोवैज्ञानिक है, लेव वाइगोस्की, उन्होंने अपने सिद्धांतों में पाठ शब्द के बारे में बोला है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांतों में सहायता करने को क्या कहा है, तो उन्होंने पाठ शब्द का प्रयोग सहायता करने के लिए किया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सही है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और अधिक समय तक उन्हें याद भी रखते हैं। सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो ये बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2, 3 इस वाले ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि बहुभाषावाद को बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं देना चाहिए, गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा बहुभाषावाद का मतलब होता है अनेक भाषाएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें बच्चों को एक से अधिक भाषाएं, बहुभाषाएं, अनेकों भाषाएं सिखानी चाहिए, जबकि ऑप्शन में मना कर रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। तो देखिए, ही क्या होता है? ही केवल सिर्फ ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और दूसरा तरीका देखिए, इसमें दे रहा है एक तरह की भाषा। क्या हमें एक तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, हमें एक से अधिक तरह की भाषाओं के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें बच्चे को उसकी स्थानीय भाषा, घर की भाषा, उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, गलत है। हतोत्साहित करना नेगेटिव वर्ड है, इस प्रकार भी आप पहचान सकते हैं। इसमें बोला गया कि यदि शिक्षक एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो हमें शिक्षक को हतोत्साहित करना चाहिए, उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, पहला ऑप्शन सही है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज को प्रोत्साहित करने के लिए, तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए, खोज को प्रोत्साहित करने के लिए पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा शब्द है, तो ये हो सकता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, यानी कि बच्चे जोखिम ले रहे हैं तो हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने बच्चे से कोई प्रश्न पूछा और बच्चा उसकी आंसर देने में जोखिम ले रहा है, आंसर देने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, यानी एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को हमें एक समूह बनाना चाहिए, तो नहीं, एक जैसी क्षमता वाले
अगर कक्षा में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 20 में से 5 बच्चों में एक अलग तरह की क्षमता है, तो क्या हम उनको 5 का एक अलग समूह बना देना चाहिए, 15 को अलग कर देना चाहिए? ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सभी बच्चों को घुल मिल करके एक साथ में ही क्लास में पढ़ाना है, बिठाना है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, यानी कि हमें बच्चों का आकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियाँ अपनानी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा किस में लिखा हुआ है? तो पहला, दूसरा और चौथा है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की गति डैश है। जो सीखने की गति है वो क्या है? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, यानी कि सीखने की गति पर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है। जो बच्चों के अधिगम की गति होती है, सीखने की गति होती है, वह बच्चे की व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह कहता है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होती है, गलत है। पूरी तरह से क्या है? नेगेटिव वर्ड होता है। पूरी तरह से, केवल ही, ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। इसमें भी पूरी तरह से, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? एक जो विद्यार्थी है वो बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रखती है और वो परीक्षा में अगर फेल हो जाती है या हो जाता है तो वह किन चीज़ों को अपने फेल होने का कारण किसे बताएगी? तो दोस्तों वो अपने आप को अपनी असफलता का कारण नहीं बताएगी, बल्कि जो बाहरी कारण है, जो बाहरी कारण है उन्हें अपनी असफलता का कारण बताएगी। जैसे कि तैयारी में कमी, अगर वो तैयारी में कमी बताएगी तो इसमें उसकी खुद की गलती मानी जाएगी, तो ये नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, तो त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण तो उसका खुद का होगा, ये भी नहीं होगा। बुरी किस्मत, अगर योग्यता की कमी, तो योग्यता की कमी बताएगी वो अपने अंदर, तो ये भी नहीं बताएगी, क्योंकि योग्यता की कमी बताएगी तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो अपने आप में ही अपनी कमी को मान रही है या मान रहा है। तो बुरी किस्मत, वो अपनी बुरी किस्मत को ही अपनी असफलता का कारण बताएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता जो कि 4ठी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं, यानी कि बोर हो रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। तो विद्यार्थियों की अनदेखी करना नेगेटिव वर्ड है। क्या हमें विद्यार्थियों की अनदेखी करनी चाहिए? हमें किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, भले ही बालक बालिकाएँ हमारी पढ़ाई हुई विषय वस्तु में रुचि ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, हमें उनकी अनदेखी नहीं करनी है। उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें, यानी कि हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ाना जारी रखें, जी नहीं, हमें उसमें परिवर्तन करना होगा। अगर हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो हमें अपने पढ़ाने के तरीके में सोच विचार करना होगा, अपनी पढ़ाने की विधि में परिवर्तन करना होगा। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनर्चिंतन करें, तो ये बात सही है। हम जो बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उन्हें उसके ऊपर हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें दूसरी विधियों का प्रयोग करना होगा। मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। कौन? विद्यार्थी, गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी योग्य होता है, सीखने के लिए सक्षम होता है। इन विद्यार्थियों को दंडित करें, दंड करना नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। इसकी सूचना उसके माता पिता को दें, तो बच्चे को उसकी सूचना हमें माता पिता को नहीं देनी है, हमें खुद ही बच्चों को बेहतर बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, सही है। हमें मूल्यांकन के मापदंड और उपकरणों की योजना बनाएंगे कि किस तरह हमें बालकों का अच्छे तरीके से मूल्यांकन करना है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, बच्चे से संबंधित रिकॉर्ड हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, लिखित में चीज़ें तैयार करना, ये भी सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध करना, तो परीक्षण करना और श्रेणीबद्ध करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो ये भी सही है, यानी कि जो हम बच्चे को चीज़ें पढ़ा रहे हैं उन्हें अधिगम प्रक्रिया के साथ हमें क्या करना है? एकीकृत, मतलब कि जोड़ना है। तो ये हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में पहला, दूसरा, चौथा दे रखा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में ऐसे कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन सी विधि प्रभावशाली नहीं है? तो देखिए, एक बच्चा है जिसे देखने में परेशानी होती है, तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। एक बच्चा है जिसे देखने में परेशानी होती है और हमें दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देनी चाहिए कंप्यूटर का उपयोग करके, तो ये गलत है क्योंकि बच्चा देखने में असमर्थ है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, तो ये सही है, ये हमारा आंसर होगा। बच्चे को अगर देखने में परेशानी है तो हमें ऐसी संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, बच्चे को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जिसे बच्चा देख करके छू करके महसूस कर सके। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, तो ये भी सही है, हमें साफ साफ बोलना चाहिए और स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए क्योंकि बच्चे को देखने में परेशानी लेकिन वो सुन करके इन चीज़ों को सीख सकता है। चौथा ऑप्शन है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। 3 आयामी का मतलब होता है 3D, तो 3D नक्शे और चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए ये 3 ऑप्शन सही है, जो एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वो डिफरेंट है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारता वाले बर्तन दिए। भिन्न धारता का मतलब अलग अलग धारता वाले बर्तन दिए, एक 1 लीटर का, एक 2 लीटर का, एक 3 लीटर का, इस तरह से। धारता का मतलब होता है कैपेसिटी। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने को कहा। मंथन का मतलब सोच विचार करने को कहा, ठीक है। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं रचनावाद। रचनावाद एक पॉजिटिव वर्ड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्पष्ट अनुदेशन, जो अनुदेशन है वो नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। व्यवहारवाद नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा, ठीक है। रचनावाद एक पॉजिटिव वर्ड है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो परासंज्ञान, तो संज्ञान पॉजिटिव वर्ड है। विश्लेषण, समस्याओं का विश्लेषण करना बालक के द्वारा, पॉजिटिव है। मनन, चिंतन करना, सोच विचार करना, ये भी पॉजिटिव है। तो तीनों देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका आंसर है संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्यों है? देखिए, ध्यान करना, स्मृति, चीज़ों को याद रखना, समस्या का समाधान करना, कल्पना करना, सोच विचार करना, रचना करना, ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं और ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां पर आपको ऑल पर टिक करके रखना है। जब आप ऑल पर दबा देंगे तो इससे आपको जब भी हम नई वीडियोस डालेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।